जैसा कि अपने पिछला वीडियो पढ़ा था श्वसन तंत्र से संबंधित अपना जो फर्स्ट वीडियो था, और आज अपन एक सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं श्वसन तंत्र से संबंधित। लास्ट वीडियो में अपन ने ये बात की थी कि श्वसन के प्रकार पढ़े थे कि दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, एक तो बाह्य श्वसन होता है, एक कोशिकीय श्वसन होता है। तो आज अपन उन्हीं की बात करते हैं। पहला अपना श्वसन का प्रकार था जिसको अपन ने कहा था बाह्य श्वसन। कौन सा था? बाह्य श्वसन। और दूसरा आज अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? आंतरिक श्वसन, या जिसको अपन क्या कह सकते हैं? कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन। देखो, बाह्य श्वसन की बात जहां तक अपन करते हैं तो बाह्य श्वसन की मुख्य बिंदु क्या है? नॉर्मल अपन देखते हैं कि जो चारों ओर अपना वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उस वातावरण के और अपने शरीर के बीच में जो गैसों का विनिमय होता है उसे अपन क्या कह सकते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। जैसे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन उपस्थित होती है और अपन पादपों के लिए जो जरूरी गैस होती है CO2, अपन उसका क्या कर सकते हैं? निष्कासन करते हैं। तो अपन जिस CO2 का गैस के रूप में निष्कासन करते हैं वो पादपों के लिए जरूरी होती है, और अपने श्वसन प्रक्रिया के लिए वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है उसको अपन ग्रहण करते रहते हैं। तो बाह्य जो वातावरण है, पर्यावरण है, उससे उसका अपने शरीर से संबंधित में जो गैसों का विनिमय होता है, O2 CO2 का जो विनिमय होता है उसे अपन क्या कह देते हैं? बाह्य श्वसन कह देते हैं। दूसरी अपन बात करते हैं आंतरिक श्वसन। अब अपन ने O2 CO2 का विनिमय तो कर लिया, लेकिन अपने शरीर के अंदर मैंने आपको बताया था कि श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत भोज्य पदार्थों का जब ऑक्सीकरण होता है तो भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा की होती है। तो जब भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया प्रकार में अपन को क्या पढ़ना है कि जो ऑक्सीजन अपन ग्रहण करते हैं उस ऑक्सीजन का अपने शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं से जो जितनी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, वो श्वसन की प्रक्रिया कौन सी होती है? आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत O2 का जो उत्पादन, आगे कौन कौन से प्रोडक्ट का उत्पादन होना है और ऊर्जा का उत्पादन होना, उससे संबंधित क्रियाएं जब कोशिकाओं से संबंधित होती हैं, ऊतकों से संबंधित होती हैं, तो उन्हें अपन क्या कह सकते हैं? आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। अब देखो, कोशिकीय श्वसन को दो भागों में बांटा गया है। कोशिकीय श्वसन के कितने प्रकार हैं? दो हैं। एक है ओक्षी श्वसन। कौन सा श्वसन है? ओक्षी श्वसन। और दूसरा है अनोक्षी श्वसन। अनोक्षी श्वसन। अब यहां देखना, नॉर्मल वे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। तो आपको इसकी डेफिनेशन जो मैंने बताई नोट करके आपको लिखनी है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहे कि कोशिकीय श्वसन क्या है, कितने प्रकार का होता है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अपना एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि कोशिकीय श्वसन, अंतर स्पष्ट में ऑक्षी श्वसन और अनोक्षी श्वसन। तो अपन जब दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑक्षी श्वसन और अनोक्षी श्वसन में मुख्य रूप से डिफरेंस क्या हो जाएगा। तो वैसा का वैसा ही अपन को अंतर लिखना है, बॉक्स बना के आंसर देना है। तो एक साइड में अपन को क्या लिखना है? ऑक्षी श्वसन, और दूसरी साइड में अपन को क्या लिखना है? अनोक्षी श्वसन। अनोक्षी श्वसन। तो ऑक्षी और अनोक्षी श्वसन में इस प्रकार से डिफरेंस हो जाएगा। एक ऑक्षी श्वसन का हो जाएगा, दूसरा अनोक्षी श्वसन का हो जाएगा। तो देखिए, ऑक्षी श्वसन की प्रक्रिया में आपको ध्यान रखना है कि ऑक्षी श्वसन की प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की, कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कहलाती है ऑक्सी श्वसन। और ये होती है ऑक्सीजन की, या तो आप ये मान लीजिए अनुपस्थिति में लगभग,
या आंशिक रूप से इसका क्या हो सकता है, अभाव हो सकता है। ये कौन सा कहलाएगा, अनोक्षी श्वसन कहलाएगा। अब क्या अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये वायु की उपस्थिति में होती है, तो ओक्षी श्वसन को अपन वायवीय श्वसन भी कह सकते हैं। कौन सा श्वसन कह सकते हैं, वायवीय श्वसन भी कह सकते हैं। और अनोक्षी श्वसन को अपन अवायवीय श्वसन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये O2 की क्या होती है, अनुपस्थिति में होता है। तो इसको वायवीय श्वसन कहते हैं, इसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। दूसरी चीज अपन तीसरा देखते हैं पॉइंट, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ओक्षी श्वसन होता है, तो जब भी भोज्य पदार्थ होता है उस भोज्य पदार्थ का इसमें क्या हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। किसका, भोज्य पदार्थ का। तो भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है किसमें, ओक्षी श्वसन में हो जाता है। और अनोक्षी श्वसन में क्या होना है, अनोक्षी श्वसन में भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, तो इसमें भोज्य पदार्थ का क्या हो जाता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण। क्या हो जाता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। वो किसमें हो जाता है, अनोक्षी श्वसन में हो जाता है। तो तीन मुख्य अंतर हो गए, भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण हो गया, इसमें भोज्य पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण हो गया। मैं देखिए चौथा, इसमें अपन को ओक्षी श्वसन में जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वो ऊर्जा की प्राप्ति या तो 36 या 38 एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। और इसमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है अपन को 2 एटीपी के अणु। कितने, 2 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं अनोक्षी श्वसन में, और 36 या 38 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं ऑक्सी श्वसन की प्रोसेस में प्राप्त होते हैं। जो ऊर्जा की किलो कैलोरी में अपन जब मान प्राप्त करते हैं, तो ऑक्सी श्वसन में 686 किलो कैलोरी एनर्जी अपन को क्या होती है, प्राप्त होती है। और इसमें कितनी होती है, 56 किलो कैलोरी। तो ये मुख्य रूप से जो डिफरेंस थे किसके अंतर्गत थे, ऑक्सी श्वसन में और अनोक्षी श्वसन में थे। अब जब अपन देखते हैं ऑक्सी अनोक्षी श्वसन में, तो ऑक्सी श्वसन होता है अधिकांश जो जीव जंतु होते हैं उनमें पाया जाता है। किस प्रकार का श्वसन होता है, वो ऑक्सी श्वसन होता है। और अनोक्षी श्वसन कुछ कवक वगैरह हैं, कुछ जीवाणु वगैरह हैं, या अपन देखते हैं कुछ अंकुरित बीज वगैरह हैं, उनमें मुख्य रूप से क्या होता है, अनोक्षी श्वसन पाया जाता है। तो ये ऑक्सी और अनोक्षी श्वसन में मुख्य रूप से क्या था, डिफरेंस था। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंतर्गत, ये अपने श्वसन का प्रकार का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब अपन बात करते हैं श्वसन तंत्र की। श्वसन के जो अंग हैं, जो मानव में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं श्वसन की प्रक्रिया में, उनकी जब अपन बात करते हैं तो देखिए, मेनली अपन देखते हैं कि श्वसन अंग में बात 2 मुख्य भागों में डिवाइड किए गए अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, यानी श्वसन अंगों को। एक होता है अपने सहायक श्वसन अंग और एक होता है मुख्य श्वसन अंग। अब एग्जाम में अपना क्वेश्चन क्या आना है वो देखना। एग्जाम में क्वेश्चन ये आना है कि तो क्वेश्चन आ जाएगा, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। तो आपको डायग्राम बनाना है मानव श्वसन तंत्र का, और डायग्राम बनाते हुए आपको क्या करना है, इसके विभिन्न भागों का वर्णन करना है। तो वो तो हो जाएगा मेनली मानव श्वसन तंत्र का एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन इतने आ जाए कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ, तो आपको केवल नामांकित चित्र बनाना है। दूसरी चीज अपन देखते हैं कि अपन बड़े वाले क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं कि मानव श्वसन तंत्र के मुख्य रूप से जो भाग अपन डिवाइडेशन कर देंगे, तो इन मुख्य भागों की जब अपन बात करते हैं श्वसन तंत्र के, तो मुख्य भागों के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है कि मेनली श्वसन तंत्र की जब अपन बात करेंगे तो मानव के श्वसन तंत्र में एक तो अपना अंग होगा, वो होगा सहायक श्वसन अंग। कौन सा होगा, सहायक श्वसन अंग। और दूसरा अपना होगा, वो होगा
मुख्य श्वसन अंग। तो एक अपने सहायक श्वसन अंग हो जाएंगे और दूसरे अपने कौन से हो जाएंगे, मुख्य श्वसन अंग हो जाएंगे। इस समय देखना, मुख्य रूप से अपन सहायक श्वसन अंग की बात करते हैं तो सहायक श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। जब अपन देखते हैं सहायक श्वसन अंगों की बात आती है तो सहायक श्वसन अंगों में सबसे पहले अपन देखते हैं बाह्य बाहरी नासा मार्ग की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आता है बाहर का नासा द्वार। कौन सा भाग आता है, नासा द्वार आता है। दूसरा अपना भाग आता है, इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं नासा मार्ग की, तो नासा मार्ग अपना भाग आ जाता है। और नासा मार्ग वाले भाग के ठीक आगे अपन जब बात करते हैं तो अपना भाग आ जाता है कंठ ग्रसनी वाला भाग। कौन सा भाग हो जाएगा, कंठ ग्रसनी भाग। और चौथा भाग अपना क्या हो जाएगा, श्वसन नली और श्वसनिया। ये मुख्य रूप से 5 भाग है अपने को। कौन से भाग है, सहायक श्वसन अंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और जब अपन मुख्य श्वसन अंग की बात करते हैं तो मुख्य श्वसन अंग क्या होते हैं, अपने शरीर में क्या होते हैं, एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, मुख्य श्वसन अंग हो जाएंगे। देखिए वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग अपन देखें, आज विश्व में जो एक महामारी चल रही है कोरोना, तो उस कोरोना महामारी का यदि अपनी बॉडी की किसी ऑर्गन्स पे अटैक होता है तो वो अटैक अपना श्वसन तंत्र ही है। कोरोना मुख्य रूप से क्या है, जुकाम का वायरस है, जैसे राइनो वायरस है वैसे कोरोना भी जुकाम का वायरस है। तो उसी बिंदु को अपन देखते हैं, उस बिंदु को मैं साथ लेके चल रहा हूं थोड़ा सा। बार बार अपन को यही कहा जाता है कि अपने मास्क लगाए, नासा मार्ग को ढके हुए रखें, मुंह को बंद रखें, ये बातें अपन को बताई जाती है। वो इसीलिए बताई जाती है कि जितने भी वायरस और बैक्टीरिया होते हैं उन वायरस और बैक्टीरियाओं का जो प्रवेश द्वार होता है, वो मेन जो प्रवेश द्वार होता है वो नासा द्वार ही होता है। उसी नासा द्वार के द्वारा वायरस और बैक्टीरिया अंदर की ओर प्रविष्ट करते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले नासा द्वार की बात आती है तो आपने देखा होगा नासा द्वार ये है, इसके बाहर नासा छिद्र पाए जाते हैं। एक जोड़ी नासा छिद्र होते हैं मनुष्य में। तो नासा छिद्र के बाद का भाग आ जाता है नासा द्वार, जहां से अपन वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है उसको अपन ग्रहण करते हैं। और ऑक्सीजन के साथ आपको पता है कुछ डस्ट वगैरह है, जो धूल के कण हैं, कुछ पराग वगैरह है, वो क्या चले जाते हैं, अंदर की ओर चले जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि नासा द्वार के अंदर अनेक रोम पाए जाते हैं और वो रोम अपने शरीर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ क्या पाई जाती है, नासा द्वार के ठीक जो अंदर नासा मार्ग है उस मार्ग में जो रोम पाए जाते हैं, रोम के साथ श्लेष्मा झिल्ली भी पाई जाती है। कौन सी झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, जिसको अपन ये कह सकते हैं स्नेडेरियन कला, या तो आप श्लेष्मा झिल्ली कह दीजिए या अपन ये कह सकते हैं स्नेडेरियन कला या स्नेडेरियन झिल्ली। अब देखिए मेनली नासा O2 का अंदर की ओर प्रवेश हुआ, CO2 बाहर निकलेगी। तो नासा मार्ग के द्वारा जो श्लेष्मा झिल्ली है उसके द्वारा श्लेष्मा का क्या होना है, म्यूकस का स्राव होते रहता है। और स्राव होना जरूरी है क्योंकि नासा मार्ग जितना ज्यादा चिकनाहट युक्त रहेगा तो वायरस और जो बैक्टीरिया है वो अपने नासा मार्ग में वहीं क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब जो वो तो वहां चिपक जाएंगे, लेकिन उन चिपकने के बाद क्या हो जाएगा कि जो कुछ डस्ट वगैरह जो श्लेष्मा का निर्माण हुआ वो श्लेष्मा कंठ ग्रसनी भाग में जाकर के अपने आमाशय में जाएगा। और आमाशय में जाके क्या हो जाता है, जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उन गैस्ट्रिक जूस जो जठर रस होते हैं उन जठर रसों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, उसका डाइजेशन कर लिया जाता है। अब देखिए मेनली
अपन देख रहे हैं कि आपको वर्णन कैसे करना है इस टॉपिक का मैं बता दूं। आपको श्वसन तंत्र का पूछेगा तो सबसे पहले सहायक श्वसन अंग डालना है, तो नासा द्वार हो जाएगा। बाह्य नासा छिद्र है, नासा द्वार होते हैं जहां से O2 गैस का और अपन ग्रहण करते हैं, CO2 का निष्कासन करते हैं। ज्यादा बात नहीं। नासा मार्ग, नासा मार्ग में आप ध्यान देखना कुछ विशिष्ट प्रकार की बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो हड्डियां मिलकर नासा मार्ग का निर्माण कर सकती हैं। अलग से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि नासा मार्ग किन किन हड्डियों से मिलकर के बना होता है, जो मैं आपको यहाँ लिख रहा हूं। इस नासा मार्ग में जो मुख्य रूप से हड्डियां होती हैं वो जैसे नेजल है, मैक्सिला है, प्री मैक्सिला है और एथेमोइड है। यानी नासा मार्ग का निर्माण जिन हड्डियों से होता है, अपनी बुक में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, नेजल हड्डी है, मैक्सिला हड्डी है, प्री मैक्सिला और एथेमोइड है। आपने देखा होगा यहाँ का जो भाग होता है काफी हार्ड होता है, और इस भाग में जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो ये 4 प्रमुख हैं। नेजल ध्यान रखना, मैक्सिला ध्यान रखना, प्री मैक्सिला और एथेमोइड। ये हड्डियां मुख्य रूप से नासा मार्ग का निर्माण करते हैं। कंठग्रसनी भाग का निर्माण आता है। आपने देखा हो कंठग्रसनी भाग ये आ जाता है। कंठ वाला भाग होता है, मुख्य रूप से क्या होता है, त्रिभुजाकार सेप्ट की संरचना होती है। यहाँ ये उपास्थियों से मिलकर के बना हुआ भाग होता है। किससे मिलकर के बना होता है? उपास्थियों से। इन उपास्थियों में जो मुख्य रूप से उपास्थियां होती हैं, वो भी ध्यान रखना आपकी कंठ भाग में कौन कौन सी उपास्थियां होती है। तो उन उपास्थियों में की जब अपन बात करते हैं तो जैसे द्रविकाभ है, द्रविकाभ उपास्थि है, मुद्रिका उपास्थि है, एपिग्लोटिस उपास्थि है। तो कंठ भाग में जो उपास्थियों से मिलकर बना हुआ भाग होता है, अपना कंठ ग्रसनी भाग होता है, उसमें द्रविका उपास्थि होती है, मुद्रिका उपास्थि होती है और एपिग्लोटिस उपास्थि होती है। ये उपास्थियां कंठ ग्रसनी भाग का निर्माण करती है। तो यहाँ 2 अलग से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नासा मार्ग कौन सी हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है और कंठ ग्रसनी भाग में कौन कौन सी उपास्थियों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये भाग हो गया कंठ ग्रसनी वाला भाग हो गया। अब देखिए आगे की जब अपन बात करते हैं श्वसन नली, तो ये मनुष्य में श्वसन नली होती है। श्वसन नली मुख्य रूप से इसमें उपास्थि सी आकार के छल्ले होते हैं। ये सी आकार के छल्ले उपास्थियों के बने हुए होते हैं। सी आकार के छल्लों का मुख्य उद्देश्य यही है कि मान लो कभी ऑक्सीजन ना हो तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन नली को पिचकने से रोकने का कार्य करती है। कौन? सी आकार के छल्ले करते हैं। ये श्वसनीय श्वसन नली आगे श्वसनियों में विभाजित होती है। इसके बाद में प्राथमिक श्वसनीय, द्वितीयक श्वसनीय, तृतीयक श्वसनीय कंटिन्यू विभाजित होती रहती हैं। और ये श्वसनीय में आगे कुपिका के समान जो संरचनाएं होती हैं, फुली हुई संरचनाएं होती हैं, जिनको अपन कुपिकाएं कहते हैं। कुपिकाएं होती हैं वो एक फेफड़े में लगभग 30 करोड़ कुपिकाएं होती है। तो टोटल अपने दोनों फेफड़ों की बात करें तो 60 करोड़ कुपिकाएं पाई जाती हैं। कितनी करोड़? 60 करोड़ कुपिकाएं पाई जाती हैं। तो ये होती है मुख्य रूप से कुपिकाएं। और कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है? 60 करोड़ होती है। कुपिकाओं का कार्य क्या है? श्वसन की प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से विसरण की दर को बढ़ाना, जिसके लिए श्वसनीय सतह अपन को ज्यादा से ज्यादा मिल सके, ये मुख्य रूप से होती है। अब अपन बात करते हैं, ये अपने सहायक श्वसन अंग थे, और अब अपन बात करते हैं मुख्य श्वसन अंगों की। मुख्य श्वसन अंग में अपने शरीर में क्या होता है कि एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। फेफड़ों में अपन देखते हैं कि एक दायां फेफड़ा होता है, एक बायां फेफड़ा होता है। ये फेफड़ा कौन सा होगा? दायां फेफड़ा होगा। और ये फेफड़ा कौन सा होगा? बायां फेफड़ा होगा। मुख्य श्वसन अंग डाल करके आपको फेफड़े लिखने हैं। आपको लिखना क्या है कि मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, एक दायां फेफड़ा होता है, एक बायां फेफड़ा होता है। मुख्य श्वसन अंग की जब अपन बात करते हैं, दायां फेफड़ा 3 पिंडों में विभाजित होता है, उच्च पिंड,
मध्य पिंड, निम्न पिंड। तो दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? 3 पिंडों में, उच्च, मध्य और निम्न। और बायां फेफड़ा होता है 2 पिंडों में विभाजित होता है, एक उच्च पिंड होता है और एक कौन सा होता है? निम्न पिंड होता है। अब देखिए कि यहाँ फुफ्फुस, ये फेफड़ा, इसके चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे अपन क्या कह देते हैं? फुफ्फुस आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस आवरण। और इस फेफड़े में और फुफ्फुस आवरण के बीच में क्या पाए जाते हैं? वायु कोटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वायु कोटर पाए जाते हैं, जो बीच में, क्योंकि इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, तरल फुफ्फुस द्रव्य भरा हुआ होता है। अब जब ये क्या करता है तो वायु कोटर होता है, वायु कोटर क्या करता है कि इन फेफड़ों को पिचकने से रोकता है। क्या कार्य होता है? फेफड़ों को पिचकने से रोकता है। जिसमें देखना भी यहाँ पे आप कि मान लो कहीं कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंटल, तो मान लो फेफड़ों पे कोई चोट लगी हो, तो चोट लगने के कारण क्या होता है कि इस वायु कोटर में ऑक्सीजन भर जाती है। वैसे ध्यान रखना, वायु कोटर में ऑक्सीजन नहीं होती है, लेकिन यदि ऑक्सीजन वायु कोटरों में भर जाती है तो फेफड़े पिचक जाते हैं, और पिचक जाते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये अपन को इसके बारे में लिखना है। तो फेफड़ों के, और ये डायफ्राम है, डायफ्राम में जिसको अपन हिंदी में तनुपट बोलते हैं, यहाँ नॉर्मली हार्ट वगैरह होता ही है। तो मुख्य शोषण फेफड़े की बात होती है तो अपन को करना क्या? मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, दायां और बायां फेफड़ा होता है। दायां फेफड़ा 3 पिंडों में विभाजित होता है, बायां फेफड़ा 2 पिंडों में विभाजित होता है। दाएं फेफड़े के 3 पिंड, उच्च पिंड, मध्य पिंड और निम्न पिंड होते हैं। और इसमें उच्च पिंड और निम्न पिंड मुख्य रूप से 2 पिंडों में विभाजित होता है। फेफड़े होते हैं वो अलग अलग फुफ्फुस आवरणों में आवृत होते हैं। फुफ्फुस आवरण क्या करता है? फेफड़ों को पिचकने से रोकता है, और बीच में फुफ्फुस और फुफ्फुस आवरणों के बीच वायु कोटर पाए जाते हैं। वायु कोटरों में वायु नहीं होती है, लेकिन दुर्घटनावश यदि यहाँ वायु ऑक्सीजन हो जाती है किसी एक्सीडेंटल के कारण, तो मेनली क्या हो जाता है कि फेफड़े पिचक सकते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो अंत में ये कहना चाहता हूँ, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ, लेकिन जो कोरोना है वो यहीं से रिलेटेड बिंदु है कि उस कोरोना में क्या होता है कि जो श्लेष्मा बनता है, म्यूकस बनता है, वो म्यूकस क्या हो जाता है कि फेफड़ों में जमा हो जाता है। और फेफड़ों में जब म्यूकस जमा हो जाता है तो अपनी जो लेयर होती है, वायु कुपिकाओं की लेयर होती है, अपनी जो सेल्स होती है, उनको चारों ओर से घेर लेता है। घेर लेने के कारण अपने श्वसन लेने की प्रक्रिया में क्या आती है? थोड़ी दिक्कत आती है। तो जो डॉक्टर्स वगैरह अपन को ये राह देते हैं ज्यादा से ज्यादा कि गर्म पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे यही होता है कि जब अपन गर्म पानी पिएंगे तो जो श्वसनी कंठ मार्ग में जो श्लेष्मा जमा है वो श्लेष्मा अपघटित हो जाएगा, अपघटित होकर के वो आमाशय में चला जाएगा। आमाशय में जाने के बाद उसका पाचन हो जाएगा, जिससे वो अपने फेफड़ों को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अपना आज का ये टॉपिक वो कंप्लीट होता है।